स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक में। हम लोग इस वीडियो में NCERT वर्ग 6 के विषय हमारी दुनिया भूगोल के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्ग 6 हमारी दुनिया भूगोल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अध्याय 1 हमारा सौरमंडल। पॉइंट नंबर 1 है कि सौर प्रज्वाल। ये देखिए पॉइंट नंबर ऊपर वाला है कि सौर प्रज्वाल दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं, इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि बुध शुक्र पृथ्वी। ये पॉइंट नंबर 2 है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये 8 गोले सौर परिवार का ग्रह कहलाते हैं। इनमें अपना प्रकाश नहीं होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। उसके बाद प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब बावना ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। उसके बाद का पॉइंट है फ्रेंड्स कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने पर लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। उसके बाद का टॉपिक है कि पृथ्वी पर अत्यधिक जल होने के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। उसके बाद है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उसके बाद कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। उसके बाद का पॉइंट है कि शुक्र और वरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूमते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बृहस्पति के 63 और शनि के 62 उपग्रह है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद कि शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। उसके बाद का पॉइंट है फ्रेंड्स कि सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उसके बाद का पॉइंट है कि क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होते हैं। ये ग्रह के टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। उसका अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, पिंडों से टूटकर गिरने वाले पत्थर के टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी को आकाशगंगा कहते हैं। ऐसा परीक्षा के लिए उपयोगी टॉपिक है फ्रेंड्स, इस पर ध्यान दीजिएगा लोग। उत्तर दिशा में 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली उत्तर दिशा को सूचक है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा को सूचक है। ठीक है। ध्रुव तारा एक स्थिर तारा है। तारों के विशेष समूह को राशि कहते हैं। इनकी संख्या 12 है। उसके बाद कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। इन्हें नक्षत्र कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। उसके बाद पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। बृहस्पति और मंगल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अब अध्याय 2 आ गया, पृथ्वी और उनकी गतियाँ। इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसे परिभ्रमण गति कहते हैं। सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, वह प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं। देखिए सूर्य घूमता नहीं है, लेकिन ये घूमते हुए प्रतीत होता है, इसलिए इस गति को हम आभासी गति कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। ठीक है। उसके बाद 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो इसे समदिवा रात्रि कहते हैं। उसके बाद है कि उष्ण कटिबंध पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिससे यह सालों भर गर्मी रहती है। समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध पर कम गर्मी पड़ती है। उसके बाद है कि शीत कटिबंध पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, यानी वहाँ हमेशा ठंडा पड़ता है। अब फ्रेंड्स अध्याय 3 की बात करेंगे, पृथ्वी के परिमंडल। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर एवं आर्कटिक महासागर पृथ्वी पर 4 बड़े महासागर हैं। पृथ्वी पर लगभग 71% जल है। उसके बाद है कि अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद है कि एरोनॉटिक्स स्थान वह स्थान है जहाँ से गुब्बारा, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित होती है। उसके बाद है कि पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित है, स्थल मंडल कहलाते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स कि स्थल का वह संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे को जोड़ती है, स्थल संधि कहलाता है। पानी का वह संकरा भाग जो बड़ी
जल राशि को जोड़ता है जल संधि कहलाता है। इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। उसके बाद कि जलमंडल, यहाँ देखिए जलमंडल एवं स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है। पृथ्वी के ऊपर क्रमशः पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल पाए जाते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स कि जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल तीनों आपस में घुले हुए हैं जिसे जैवमंडल कहते हैं। वर्ष 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। सवाल बहुत बार पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अध्याय 4 की बात करेंगे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अब देखिए यहाँ चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं जिससे धान की खेती खूब होती है। दलदली मिट्टी में दलहन की खेती खूब होती है। ठीक है। आगे देखिए, प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अपर्दन मूलक मैदान, वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन के क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं, जैसे फिनलैंड का मैदान। उसके बाद है निक्षेपण मूलक मैदान, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु और सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं, जैसे हंगरी का मैदान। उसके बाद है रचनात्मक मैदान, इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों द्वारा होता है, जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है, उसे पठार कहते हैं। तिब्बत का पठार, यहाँ देखिए तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। पठारों में खनिज के भंडारण मिलते हैं। पर्वत के ऊपरी हिस्से संकीर्ण होते हैं, ये लंबी श्रृंखला के रूप में भी फैले होते हैं जिसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। अब देखिए, हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण इसके शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती है। आगे देखिए, पर्वत के 3 प्रकार होते हैं। 1 नंबर बलित पर्वत, इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शंकुआकार होता है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत। उसके बाद है भंत्रोस्त पर्वत, पृथ्वी के 2 दरारों के बीच उठे भाग को भंत्रोस्त पर्वत कहा जाता है, जैसे सतपुड़ा पर्वत। उसके बाद है फ्रेंड्स कि ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी से निकले लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडे हो जाने पर होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, जैसे विश्वतीय पर्वत। ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि कम ऊंचाई वाले पर्वतों को पहाड़ी भी कहा जाता है, कम ऊंचाई वाले पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। बलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है, ऐसी स्थिति में यह अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं। अध्याय 5 फ्रेंड्स, अब दिशाओं के बारे में बात करेंगे। प्रमुख 4 दिशाएं होती है, कुल 10 दिशाएं होती है। बस इतना ही 2 टॉपिक महत्वपूर्ण था। उसके बाद है पृथ्वी और ग्लोब, अध्याय 6, वह स्थान जहाँ लगता है कि पृथ्वी और आसमान मिल रहे हैं उसे क्षितिज कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चांद पर पहुँचने वाले व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे। चांद पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे और भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुँचने वाले। अब देखिए, ग्लोब पर नीला रंग से सागरों एवं महासागरों को दिखाया गया है। जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं महादेश कहलाते हैं। देखिए, जमीन के वे बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं महादेश कहलाते हैं। उसके बाद एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ये 7 महादेश हैं। उसके बाद हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये 4 महासागर हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक अंटार्कटिका जो महादेश है और इसमें एक आर्कटिक है जो महासागर है। इसमें सवाल देखने को मिलते हैं परीक्षा, इससे संबंधित परीक्षा में सवाल देखने को मिलते हैं। अब देखिए, महासागरों की औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम सागर भी कहते हैं क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी के 2 भागों में बांटने वाली रेखा या वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त होती है। भूमध्य रेखीय वृत्त को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब आगे देखिए कि भूमध्य रेखीय वृत्त एक एवं किसी स्थान के बीच बनने वाले कोण को अक्षांश कहा जाता है। अब देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश कहलाती है, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है। आगे देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। दक्षिणी ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव एक बिंदु के रूप में होते हैं। दक्षिणी ध्रुव और यहाँ देखिए, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव एक बिंदु के रूप में होते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। ठीक है।
आगे देखिए, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है कि 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्य रेखा कहा जाता है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आगे देखिए, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है एवं इनकी संख्या 360 डिग्री होती है। जबकि पूछे थे कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है और इसकी संख्या 360 होती है। विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। ध्रुवों पर देशांतर रेखाएं मिल जाती है और एक बिंदु के समान हो जाती है। पृथ्वी को अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। आगे देखिए, अब अध्याय 7 के बारे में पढ़ेंगे, मानचित्र अध्ययन। मानचित्र में जो चीज़ है चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती है। मानचित्र में चीज़ें चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती है। चित्र में मापक का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु मानचित्र में मापक का प्रयोग किया जाता है, मापक स्केल का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र बनाने में 3 चीज़ें सहायक होती है। 1 नंबर संकेत, दूसरा मापक, तीसरी दिशाएं। ठीक है, आगे देखिए, मानचित्र के प्रकार। पहला है भौतिक मानचित्र, जिसमें हम पर्वतों, पहाड़ों, मैदानों, नदियों, महासागर आदि को दर्शाते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, गांव, शहर, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं के दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, राजनीतिक कहाँ होती है? गाँव में ही, शहरों में ही, इसलिए इसको राजनीतिक मानचित्र याद रखना है। और भौतिक मानचित्र हमें जितने भी भौतिक रूप से मिलते हैं, पर्वत, पहाड़, ये सब भौतिक मानचित्र होंगे। आगे देखिए, तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र इत्यादि। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मानचित्र में जलाशय को नीले रंग से, पर्वत को भूरा रंग से और पठार को पीला रंग से तथा मैदान को हरा रंग से दिखाया जाता है। पूछता है, एक बार सवाल पूछा था कि पर्वत को नहीं, पठार को किस रंग से दिखाया जाता है, तो पठार को पीला, पर्वत को भूरा और मैदान को हरा रंग से दिखाया जाता है। और फ्रेंड्स, अध्याय 8, 9, 10 में बिहार के बारे में पढ़ना था, तो इसको तीनों को एक ही में मैंने कर दिया है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि बिहार पूर्व से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबा एवं उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ा है। बिहार को 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है। बिहार में मात्र 7.27% भूभाग पर वन है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में हुआ था। विष्णु पद मंदिर गया जिले में है और गया में पितृपक्ष मेला 15 दिनों के लिए होता है। बिहार के राजगीर में गर्म जल कुंड पाया जाता है। यहाँ पर जनसंघ का अखड़ा, मणियार मठ तथा शांति स्तूप भी है। बिहार के पावापुरी में तालाब के बीचों बीच जल मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। यहाँ पर महावीर ने शरीर का त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी में, याद रखिएगा। बिहार के नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात अपने ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है कि फरीद खान, यहाँ देखिए, फरीद खान ने युवा काल में ही अपने संरक्षण की रक्षा करते हुए एक शेर को तलवार से एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिए थे, तभी से उसका नाम शेर शाह पुकारे जाने लगा। उसके बाद शेर शाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। बस इतना ही हमारी दुनिया से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनको मैंने नोट किया है हमारे अनुसार। अब अगले वीडियो में कक्षा 6 के हमारे अतीत से वर्तमान यानी इतिहास के बारे में हम लोग प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।